पर उपस्थित अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के नेता कॉमरेड शर्मा जी, वासुदेव जी, अमराराम जी, पारिक जी, किसान सभा DYFI के नेता, इसी इलाके के होने वाले विधायक कॉमरेड प्रेमाराम जी, बहनों और भाइयों, आज हम लोग ऐसे मौके पर इकट्ठा हो रहे हैं जब दुनिया भर में ये बात कही जा रही है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और भारत पूरी दुनिया को बताएगा कि आज़ाद भारत क्या कर सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि भारत को आज़ाद करने वाले लोग कौन थे। भारत को स्वतंत्र करने वाले लोग मामूली लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थीं। ऐसे लोग थे, भगत सिंह जैसे ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की जेलें काटी, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। ऐसे लोगों ने इस देश को आज़ाद करने का काम किया। अभी मैं बात कर रही थी तो पता चला कि कॉमरेड अमराराम के गांव के ही 3 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम इतिहास में लिखा है। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के साथी थे, और लाजू राम जोशी जी और उनकी पत्नी रामा देवी जी, वो एक ऐसी महिला थी जो 1918 के आंदोलन में जिसने जेल जाने का काम किया। आज महिलाओं को लगता है कि घर से निकलना मुश्किल काम है, लोग भी नहीं चाहते कि वो सार्वजनिक क्षेत्र में निकल करके अपना काम करें, लेकिन उस जमाने में एक ऐसी महिला इनके गांव में थी जिसने जेल जाने का काम किया, और ऐसे लोगों ने ही हमारे देश को आज़ाद किया। लेकिन आज जो लोग दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनकी असलियत क्या है। पिछले साल देश की आज़ादी को 75 साल जब हुए तो केंद्र सरकार ने 1300 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की फेहरिस्त को प्रकाशित किया, उनकी फोटोओं को भी प्रकाशित किया। और आपको आश्चर्य होगा सुनकर के कि उन 1300 लोगों में भारतीय जनता पार्टी, RSS और उनके संघ परिवार का एक भी नाम, एक भी फोटो नहीं था। उनका कोई एक भी आदमी, एक भी महिला आज़ादी के लिए लड़ने का काम उन्होंने किया नहीं। सिर्फ एक का नाम है वहां पर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सावरकर। लेकिन सावरकर की सच्चाई क्या है ये समझना जरूरी है। अभी मैं एक पत्रिका पढ़ रही थी, सीकर से ही निकलती है, उसमें भगत सिंह के बारे में लिखा है। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह के बाप अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा मेरा बेटा सिर्फ 22 साल का है, ना समझ है, आप उसको माफ कर दीजिए। जब भगत सिंह को पता चला कि उसके बाप ने ऐसा काम किया तो भगत सिंह ने कहा आज से मेरा कोई बाप नहीं। और जब उसके बाप उससे मिलने आए तो उसने कहा मेरा और आपका कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है, आपने माफी मांगी, आप मेरे सामने मत आइए, मैं मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेज के सामने झुकने का काम नहीं करूंगा। और ये लेते हैं सावरकर का नाम। कौन था सावरकर? हाँ, उसने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब वो काला पानी में बंद हुआ, जहां 14 साल के शिव वर्मा भी बंद थे, जो भगत सिंह के साथी थे, 14 साल के थे, वो भी उसी काला पानी में बंद थे। और भी करीब करीब 18 साल उन्होंने काला पानी काटी। लेकिन सावरकर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी और कहा कि आप मुझे छोड़ दो, जितनी जिंदगी बचेगी मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सरकार की सेवा करूंगा। और आखिर में अंग्रेजों ने उनको छोड़ा और 60 रुपए की पेंशन भी उनको दी। तो भाइयों और बहनों, आज आप देखिए
एक तरफ उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने जेलें काटी, जिनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया और बहुत सालों के बाद सरकारों ने उनको पेंशन देने की का काम किया, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनके पास एक ही है दिखाने के लिए, सावरकर, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी और अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन लेकर के उनकी जी हुजूरी की, उनकी गुलामी की। क्या काम किया उसने? लोगों को एक ही बात समझाई। उसने समझाया कि अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो, अंग्रेज तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बाहर से आने वाला, बाहर से आके लूटने वाला, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तो इस देश के अंदर रहता है। कौन है तुम्हारा दुश्मन? तुम्हारा दुश्मन है मुसलमान, तुम्हारा दुश्मन है ईसाई, और तुम्हारा दुश्मन है कम्युनिस्ट। इन दुश्मनों से लड़ो, अंग्रेजों की चापलूसी करो, अंग्रेजों की गुलामी करो। आज हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि सावरकर के रास्ते पर चलने वाले लोग दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर राज कर रहे हैं और हमको और आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये गद्दार हैं। इन्होंने कभी भी देश के लिए लड़ने का काम नहीं किया, कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का काम नहीं किया, और आज ये देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप याद रखिए, पिछले साल 15 अगस्त को मोदी भाषण दे रहा था लाल किले से, और काम क्या कर रहा था? क्या काम किया उसने उस दिन? बताइए क्या काम किया उसने 15 अगस्त 2022 के दिन? क्या पेट्रोल या डीजल का दाम कम करके अपने भारतवासियों की सेवा की, या सिलेंडर का दाम कम करके इन महिलाओं को खुश किया, या किसानों का कर्जा माफ किया? ऐसा कुछ नहीं किया। क्या काम किया 15 अगस्त को? गुजरात के अंदर जो 11 आदमी सामूहिक बलात्कार कर चुके थे, एक दिन के बच्चे को मार डाला था, 3 साल की बच्ची को मार डाला था, सास को बहू के सामने नंगा करके बलात्कार किया था, बहू को सास के सामने बलात्कार किया था, बेटी को नंद और सास के सामने बलात्कार किया था, परिवार के सारे लोगों को काट करके मार डाला था। ऐसे 11 लोगों को मोदी सरकार ने रिहा करके 15 अगस्त का जश्न मनाने का काम किया, और माफ कीजिएगा, हमारे और आपके मुंह पर थूकने का काम किया, हमारे और आपके मुंह पर थूकने का काम किया। यह है सरकार की असलियत। लगातार लोगों को लूटना, लगातार लोगों को परेशान करना, गरीबों को सताना, गरीबों के हक को मारना, और फिर धर्म के नाम पर उनको लड़ाना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूं। आज तो मोदी का बड़ा करम है जो सिर्फ 50 रुपया गैस का दाम बढ़ाया है। करीब 1 साल पहले एक ही दिन में 150 रुपया दाम बढ़ाया था। याद है आपको कि नहीं? याद है? 150 रुपया बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? उसी दिन एक हमारे उत्तर प्रदेश में जगह है बनारस, बनारस में एक औरत आपकी तरह दुकान पर गई और बहुत बड़बड़ा रही थी, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, 150 रुपया दाम बढ़ा दिया, कहां से खाएंगे, कहां से लाएंगे, और कोई कुछ बोलता भी नहीं। पहले 5 रुपया बढ़ता था तो लोग नारा लगाते थे, अब 150 रुपया बढ़ा दिया, कोई बोल नहीं रहा, बताओ क्या खाएंगे। तो बगल में एक पीला दुपट्टा डाले एक लड़का खड़ा था। वो लड़का आया, उसने कहा अम्मा कुछ पता है तुमको, क्या हुआ है? बोले नहीं भैया क्या हुआ बताओ। अरे बोले वहां जो मस्जिद है ना, मस्जिद में शिवलिंग निकली है। अरे बोले गजब हो गया, अरे दैया रे मस्जिद में शिवलिंग निकली है, अरे चलो भैया दिखाओ कहाँ निकली है। ये तो बहुत खराब हुआ, ये तो बड़ा बुरा हुआ, इसके लिए तो कुछ होना चाहिए, इसके लिए तो कुछ करना चाहिए, इसके लिए तो लड़ना चाहिए। अब देखो अम्मा को भूल गई गैस का सिलेंडर, भूल गई 150 रुपया,
कौन सा मस्जिद, कैसी मस्जिद, कहां से आई शिवलिंग, कुछ नहीं पता, लेकिन उसी में उलझ गई कि चलो भैया हमका दिखाओ कहां निकली है शिवलिंग, उसके लिए कुछ करे के चाहिए, उसके लिए कुछ लड़ने का चाहिए, उसके लिए लड़ने को तैयार हो गई। तो यही है भाजपा सरकार का तरीका। आपके समझ में तो आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया ना समझ में, कि आपको आता है गुस्सा उसके कर्मों पर, तो वो आपके आंख में धूल झोंक करके ऐसा उन्माद पैदा करते हैं, ऐसा जुनून पैदा करते हैं कि महंगाई और भुखमरी सब कुछ हम लोग भूल करके इधर उधर बहक जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। तो आज हमको और आपको सोचना होगा कि एक तरफ इनकी सरकार और दूसरी तरफ गहलोत जी की सरकार, इन्होंने हमको लाकर वहां पहुंचा दिया है। अभी मैं आ रही थी तो देखा कि बहुत सारे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के अपना प्याज लेकर के आए हैं और प्याज उतार रहे हैं कि मंडी है, मंडी में सरकार का कांटा लगेगा, सरकार कांटे में हमारे प्याज का बोरा रखेगा और हमको सही दाम मिलेगा। लेकिन गहलोत जी तो कांटा भी भूल गए, किसान को भी भूल गए। उनको तो एक ही चीज दिखाई दे रही है कि ये जो लड़का है पायलट, इसको कैसे रास्ते से निकालो पायलट को अलग, और एक बार फिर गद्दी पर बैठने की तैयारी करो। उनको इसके अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है, न प्याज दिखाई दे रहा है, न किसान दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपको एक बार फिर अपनी ताकत को पहचानना होगा। याद करो कि इस मोदी के बारे में क्या कहा जाता है कि मोदी से कोई जीत नहीं सकता, मोदी को कोई झुका नहीं सकता। लेकिन हमारे देश का किसान है, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और राजस्थान का किसान, जिसने एक साल पहले मोदी की कमर तोड़ करके उसको झुका करके दिखाया और जो काले कानून थे उनको वापस करवाया। मैं गई थी यहां पर शाहजहांपुर के बॉर्डर पर, बाकी बॉर्डर पर कहीं लाल झंडा तो कहीं हरा झंडा, कहीं लाल टोपी तो कहीं हरी टोपी, लेकिन शाहजहांपुर के बॉर्डर को अकेले हमारे लाल झंडे के सिपाही और हमारे कॉमरेड अमराराम संभालने का काम कर रहे थे। हमारे पेमाराम उनके साथ जुटे हुए थे और अकेले इस मोर्चे को हमारी किसान सभा ने, हमारे लाल झंडे ने संभाला और कोई नहीं आया झांकने। वहां कोई कांग्रेस वाला नहीं आया झांकने, कोई तिरंगा लेकर के नहीं पहुंचा, गहलोत जी ने भी कोई आशीर्वाद नहीं दिया। लाल झंडे ने लड़ाई लड़ी, शाहजहांपुर के बॉर्डर को संभाला और सब ने मिलकर के जो ऐतिहासिक आंदोलन करने का काम किया था, उसके सामने मोदी को भी झुकना पड़ा और काले कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन आप सब जानते हैं ये लोग झूठे हैं, ये लोग मक्कार हैं। आपसे कहा था खाते में 15 लाख रुपया आएगा और आप बैठी रही, देखती रही टीवी, अब आएगा अब आएगा। आप टीवी को देख रही थी और आपकी चुनरी से गांठ खोल करके जो कुछ उसमें बांध के रखा था आपने, वो मोदी लेके भाग गया। भाग गया कि नहीं भाग गया? बताओ हमको। ये झूठे लोग हैं, ये कहते हैं हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हम फोकट में राशन दे रहे हैं। आप लोग तो जाते नहीं हो राशन की दुकान, कभी अपनी घरवाली के साथ जाओ, देखो वहां क्या तमाशा होता है। जब हम राशन लेने जाते हैं तो राशन वाला क्या कहता है, अंगूठा और दबाओ और दबाओ। बोलता है कि नहीं बोलता है? बताओ हमको। बोलता है ना। फिर कहता अरे तुम्हारा तो अंगूठा बदल गया, तुम्हारा अंगूठा बदल गया। अरे जैसे चुनरी बदलती वैसे अंगूठा भी बदल जाता है हिंदुस्तान में, और कहीं दुनिया में नहीं बदलता, लेकिन महिलाओं का अंगूठा बदल जाता है और राशन वाला हमारा राशन पिछले दरवाजे से ब्लैक में बेच देता है। हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो जाता है। करोड़ों राशन कार्ड हमारे देश के अंदर कैंसिल हो गए हैं। गहलोत की सरकार कहती थी, दूसरी सरकारें कहती थी दिल्ली से राशन आएगा तो हम भी देंगे। अब दिल्ली का राशन बंद तो गहलोत का राशन भी बंद। दोनों ठेंगा दिखा रहे हैं तुमको, एक मोदी का ठेंगा और एक गहलोत का ठेंगा, कि अब जाओ बाजार में। जब सस्ता राशन बंद तो बाजार में 40 रुपए किलो आटा मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा।
50 रुपए में सब्जी मिलेगी, उससे कम में नहीं मिलेगी। और गैस का सिलेंडर तो अब सपना हो गया है। एक बड़ी अच्छी फोटो खींची थी, फोटो में क्या है कि एक महिला खाली सिलेंडर के ऊपर बैठ करके चूल्हा फूंक रही है, चूल्हा फूंक रही है, धुआं निकल रहा है, एक आंख से आंसू निकल रहा है धुएं का, और एक आंख से आंसू निकल रहा है कि क्या खिलाएं बच्चों को, कैसे बच्चों का पेट पालें, कैसे बच्चों का भूख दूर करें। तो इस मोदी सरकार ने और गहलोत सरकार ने मिला करके इन 5 सालों में क्या किया है, हमारे देश को दुनिया का सबसे भूखा देश बना दिया है। आज हमारे गोदामों में गेहूं है, चावल भी है, लेकिन जनता को नहीं मिल रहा है। अभी तो यो आपकी मंडी बची हुई है, हमारे यहाँ तो मंडी में अदानी का बोर्ड भी लग गया है, क्योंकि अब तो सब कुछ अदानी को मिलेगा, तुम्हारे खाते में कुछ नहीं आएगा। मंडी भी अदानी की, गेहूं भी अदानी का, हिमाचल का सेब भी अदानी का, हवाई अड्डा भी अदानी का, रेलवे स्टेशन भी अदानी का, प्लेटफॉर्म भी अदानी का, बैंक भी अदानी का, बीमा कंपनी भी अदानी की, सब कुछ अदानी को दिया जा रहा है। क्या है, लोग कहते हैं अरे अदानी को दिया तो हमको क्या फर्क पड़ेगा, हमसे क्या मतलब। मतलब है आज अदानी का कोयला सरकार खरीदती है बिजली बनाने के लिए। हमारे देश के अंदर का कोयला जिस दाम पर मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा महंगा अदानी का कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है और हमारे देश में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप कहते हो क्या फर्क पड़ेगा, जब 10 गुना महंगा कोयला सरकार खरीद करके बिजली बनाएगी तो बिजली भी महंगी होगी। और अब बिजली महंगी हो रही है, मुझे नहीं मालूम आपके राजस्थान में बिजली किस दाम पर मिलती है, लेकिन इतना हमको मालूम है कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां वहां जो मुफ्त में बिजली मिलती थी वो मुफ्त की बिजली भी बंद हो गई। जो ट्यूबवेल पर बिजली मिलती थी सस्ती, वो भी बंद हो गई। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि दुनिया में सबसे महंगी बिजली कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, जहां योगी बाबा का राज है। और भाजपा वाले कहते हैं जब मोदी जी बुढ़े हो जाएंगे तो योगी जी को बिठा के रखेंगे, उनको मुख्य प्रधानमंत्री बनाएंगे। तब वही हाल आपका भी होगा। जो उत्तर प्रदेश वाले रो रो करके बिजली का दाम दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा। तो अदानी का कोयला आएगा तो बिजली महंगी होगी। अदानी को स्टेशन दोगे तो प्लेटफॉर्म का टिकट भी 50 रुपए का मिलेगा, ट्रेन भी महंगी होगी, सवारी भी महंगी होगी। अभी उसके पास हवाई जहाज के अड्डे हैं, तो उन हवाई जहाज के अड्डे पर जो टैक्स लगता है, एक यात्री पर 200 रुपए का टैक्स लगता था, अब वो टैक्स 2000 रुपया होने जा रहा है। यानी एक एक यात्री के ऊपर टैक्स 10 गुना होगा, तो उसका टिकट भी 10 गुना होगा। यही हाल रेलवे का भी होने वाला है। तो मोदी जी को अडानी अच्छे लगते हैं, अंबानी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको हमारी कलावती लीलावती अच्छी नहीं लगती हैं, हमारी नूरजहान नहीं अच्छी लगती हैं, हमारे पेमा राम और अमरा राम अच्छे नहीं लगते हैं। उनको तो केवल अडानी और अंबानी अच्छे लगते हैं। और गहलोत जी को कौन अच्छा लगता है, हमने बहुत पूछा कि भाई गहलोत जी को कौन अच्छा लगता है, किसको प्यार करते हैं गहलोत जी। तो लोगों ने कहा भाई गहलोत जी तो अपने बेटे को ही अच्छा पसंद करते हैं, गहलोत जी तो अपने बेटे से ही प्यार करते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल यह है कि राजस्थान की जनता उनके बेटे को प्यार नहीं करती है। लेकिन गहलोत जी कहते हैं मानो न मानो, लेकिन ये तो तुम्हारा नेता बनेगा, मैं हटूंगा तो बेटे को बिठा के ही जाऊंगा। ये इस प्रदेश के अंदर जनता की हालत हो रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अब हमको भीख नहीं मांगना है। जब भी
राजस्थान की जनता जीती है तो संघर्षों के माध्यम से जीती है। जब भी राजस्थान का किसान जीता है तो संघर्षों के माध्यम से जीता है। किसी सरकार ने उसके ऊपर एहसान नहीं किया, किसी सरकार ने उसको कुछ भी देने का काम नहीं किया। पिछले चुनाव का अनुभव है आपके सामने। राहुल गांधी आए कहने 10 दिन में कर्जा माफ। कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल से 400 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ज्यादा हो गए, करीब करीब 1000 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कर्जा माफी नहीं हुआ। वही कर्जा माफ हुआ जो लाल झंडे ने सहकारी समितियों का कर्जा माफ किया था, शायद 80 करोड़ का कर्जा माफ किया था। उसके बाद एक ढेला किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। उल्टा क्या हो रहा है? दिल्ली से महंगाई बढ़ाते हैं तो राजस्थान से थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अभी आपने देखा दिल्ली का बजट आया, क्या है उसके बजट में? एक तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को जबरदस्त छूट दी गई है, अब उनको टैक्स नहीं देना है। और आप सोचिए कोरोना काल में जब हमारी जनता भूखों मर गई, जब हमारी जनता बीमारी से मर गई, जब हमारे लोग उनकी लाशों को नदी के किनारे बालू के अंदर गाड़ दिया गया, ऐसी हालत में जब हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी तो इस देश के जो पूंजीपति हैं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, अग्रवाल हो या जिंदल हो, इनका जो मुनाफा था ये 100 गुना से ज्यादा बढ़ा। उनकी लूट 100 गुना से ज्यादा बढ़ी। और आज जब बजट आता है तो हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है गरीबों का पेंशन बढ़ाओ, राशन सस्ता दो, डीजल और पेट्रोल का दाम कम करो, सिलेंडर का दाम कम करो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करो। लेकिन सरकार कहती नहीं। हम क्या करेंगे? हम उसी अंबानी और टाटा और अडानी का टैक्स कम करेंगे जिसने कोरोना काल में भी मुनाफा 10 गुना बढ़ाने का काम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, कहीं भी आज आप पक्की नौकरी नहीं दे रहे हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे रसोइया हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे सरकारी विभागों में हमारे तमाम भाई हों जो ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, इनको कम से कम 26,000 रुपए। क्या कह रहे? हाँ, मनरेगा का मेट हो। इन सबको कुछ नहीं देते हैं। इन सबको जो कम से कम मजदूरी है वो देख करके भगाते हैं। हमारी मांग है कि किसी को भी 2700 से कम, 27,000 से कम तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी है, कैसे पेट को पालेंगे। लेकिन सरकार क्या कह रही है? जिसको तनख्वाह मिलती थी अब उसकी तनख्वाह भी हम काट रहे हैं, अब उसकी मजदूरी भी हम कम कर रहे हैं। अब स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर नहीं होगी, अब शिक्षा मित्र होगा। अब अस्पताल में नर्स नहीं होगी, अब सहायक होगी। कहीं भी पक्की नौकरी पर किसी को रखा नहीं जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, यह गद्दारों की सरकार है, इसलिए इन्होंने फौज में भी फैसला कर लिया है कि फौज में भी अब ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी, अग्निवीर की भर्ती होगी। 4 साल के लिए ठेके पर काम कराया जाएगा, उसको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि 4 साल के बाद निकल करके बंदूक लेकर के वो डकैती करे, गुंडागर्दी करे, माफियागिरी करे या बजरंग दल में घुस करके लोगों की हत्या करे। इसके लिए हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को नौकरी देने की बात ये सरकार कर रही है। आज इस बजट में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, आंगनवाड़ी के लिए कुछ नहीं है,
आप मनरेगा के मेट की बात कर रहे थे। मनरेगा का पैसा इस सरकार ने काटा है। अगर मनरेगा की योजना खत्म होगी तो मेट की नौकरी भी जाएगी, और जो मनरेगा में सबसे ज्यादा गरीब लोग पेट को पालने के लिए काम करते हैं, धूप में 12 घंटे खटते हैं, उनका काम भी उनसे छीन लिया जाएगा। इस बजट में मनरेगा का बजट काटा गया है। और आपको सोचना चाहिए, जो राशन पे बजट खर्च करती है सरकार, उसको भी उन्होंने 30% से कम किया है। अब इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या है। अगर राशन में सस्ता राशन नहीं मिलेगा तो बाजार में महंगाई बढ़ेगी। जब तक आपको 5 या 10 किलो कम पैसे में मिलेंगे तो बाजार के रेट में कुछ कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब आपको सस्ता राशन नहीं मिलेगा, आप मजबूर हो जाओगे कि पूरा राशन आपको बाजार से खरीदना है, तो बाजार का दाम बढ़ेगा। किसान को कुछ नहीं मिलेगा, किसान को कोई फायदा नहीं होगा। जो बैठ करके बिचौलिए हैं, जो बाजार में बेचने वाले हैं व्यापारी, वही मोटे होंगे, किसान भी दुबला होगा और आपके बच्चे भी दुबले हो जाएंगे। ये हालत इस बजट से हमारे देश में होने वाला है। और क्या किया है इन्होंने इस बजट में? जो सरकारी कारखाने हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनको जिंदा रखने के लिए कुछ भी नहीं है। आज आपका पैसा बैंक में है, आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन कल आपको पता चलेगा कि बैंक का पूरा कर्जा तो अंबानी को दे दिया गया, और अंबानी हवाई जहाज में बैठ करके फुर्र से विदेश में उड़ गया। आपका पैसा भी गया और आपका बैंक भी गया। ऐसी हालत ये सरकारें इस देश में बनाने का काम कर रही हैं। इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि आपको इनकी नीतियों के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, इनकी नीतियों के बारे में बहुत समझना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बड़े दुख की बात है कि आपके सरकार को चलाने वाला गहलोत एक बहुत ही बुज़दिल, बहुत ही बड़ा कायर है। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? आपने देखा कि आपके राजस्थान के 2 लोगों को हरियाणा में उठा करके मार डाला गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो दलित थे, क्या थे? वो इंसान थे और राजस्थान के नागरिक थे। आपका मुख्यमंत्री बैठा है, आपके 2 नागरिकों को हरियाणा में गुंडे उठा करके ले गए, उनको बुरी तरह से पीटा, इतना पीटा कि अधमरे हो गए। उसके बाद उनको थाने में ले गए, थाने ने कहा हम इनको नहीं लेंगे, वहां से उठा के ले गए और 20 या 25 किलोमीटर दूर ले जाकर के उनको जिंदा जला दिया। उसके बाद पता चला कि दोनों राजस्थान के थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए था? राजस्थान के मुख्यमंत्री को फौरन ये कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ के लोगों को मारा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ करके जेल में ठूसूंगा और इनके परिवार को चलाने का काम मैं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा। एक बच्चा आपके यहाँ 9 साल का मास्टर के घड़े से पानी पीता है, उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है, लेकिन उसके परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिलता है, उसके परिवार का आज तक कोई न्याय उसको नहीं मिलता है। लोग कहते हैं पता नहीं मास्टर ने क्यों मारा, शायद ठीक ही मारा होगा। हाँ, ठीक ही मारा था, ठीक ही मारा था। कहेंगे लड़के ने पानी पिया क्यों? अरे तुमको प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? पानी पीते हो कि किसी का खून पीते हो? क्या करते हो? इसका जवाब दो। एक बच्चे ने पानी पी लिया, उसको मार डाला, और तुम्हारी सरकार कह रही है पता नहीं ठीक किया, पता नहीं ठीक नहीं किया। आपके यहाँ के, आपके गांव के 2 आदमियों को दूसरे राज्य के लोग उठा करके ले गए, पीट के मार दिया, जिंदा जला दिया, और आप कुछ नहीं कहते हो। और देखिए क्या होता है। ये आपके राजस्थान की पुलिस बड़ी बहादुर पुलिस है। यहाँ तो पुलिस खड़ी नहीं है, पता नहीं सब कहाँ भाग गए। शायद लाल झंडे से डरते होंगे, आप लोगों से डरते होंगे, मुझे नहीं मालूम कहाँ गई ये पुलिस। हम राजस्थान की पुलिस से पूछना चाहते हैं, हरियाणा में जिन गुंडों ने इन लड़कों को मारा, उन्होंने सभा की और उस सभा में क्या कहा? ललकार के कहा, अगर राजस्थान की पुलिस
किसी को पकड़ने आएगी तो अपने पांव पर आएगी, लेकिन अपने पांव पर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उनका पांव हम काट देंगे। ये हरियाणा की पुलिस आपके राजस्थान की पुलिस को चुनौती दे रही है, और आपका मुख्यमंत्री जो पुलिस का रक्षक है वो चुप बैठा है। मैं पूछना चाहती हूं, इतना कायर मुख्यमंत्री आपको क्या बचाएगा? आपकी बेटियों को क्या बचाएगा? आपके बच्चों को क्या बचाएगा? आपके भविष्य को क्या बचाएगा? बचा नहीं सकता है। ये लोग सिर्फ कुर्सी की पूजा करते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं। इनके लिए जनता कुछ नहीं है, इनके लिए इनका मान सम्मान कुछ नहीं है, इनका जमीर कुछ नहीं है, इनके पुलिस का भी मान सम्मान, इसको मिट्टी में मिलाने को ये लोग तैयार हैं। ऐसी हालत में बहुत जल्द यहां चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव तक भी तो जिंदा रहना है। अभी प्याज की फसल आई है, अभी सरसों, अभी और तमाम फसलें आएंगी। अगर इसी तरह से फसलों की लूट होगी तो आपके घर के लोग क्या खाएंगे? आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए, आपका जो फसल बीमा कराया गया है, क्या है उसकी हालत? कॉमरेड तो बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो फसल बीमा होता है, ये हमारी सरकारी बीमा कंपनियां नहीं करती हैं, ये प्राइवेट कंपनी को दी जाती है कि तुम बीमा करो, तुम किसान का बीमा करो। और आपका जो पैसे का हिस्सा है वो तो काट करके बीमा कंपनी को दे देते हैं, सरकार अपना हिस्सा नहीं देती। पिछले साल लोगों ने लड़ाई लड़ी, बीमा कंपनी को पकड़ो, बीमा लो, तो पता चला बीमा कंपनी तो जापान भाग गई है। अब भैया जापान कैसे जाएंगे बीमा लेने के लिए? ये ऐसी ऐसी कंपनियों को फसल बीमे का ठेका दे रहे हैं जो भारतीय कंपनियां नहीं हैं, विदेशी कंपनियां नहीं हैं, जो हमारे किसान का पैसा लूट करके ले जा रही हैं और बीमे के नाम पर एक कानी कौड़ी किसान के खाते में नहीं डाल रही हैं। तो इस सरकार की असलियत को समझो। ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो ऐसी सरकार है जिसने अंग्रेजों की गुलामी की और आज की दुनिया में ये अमेरिका की गुलामी करने को तैयार है। ये देश के हित को बेचने के लिए तैयार है। ये अमेरिका से यारी करके हमारे देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार है। आप देखिए, रोज आ रहे हैं, विदेश के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, हमको कुछ देने आ रहे हैं क्या? आपने 2 दिन पहले फोटो देखी, मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ पकड़े हैं और फ्रांस के मुख्यमंत्री का हाथ पकड़े हैं। आपने फोटो देखी कि नहीं देखी? और लोग कह रहे देखो कितना महान है मोदी। अमेरिका वाला भी हाथ पकड़े हैं, फ्रांस वाला भी हाथ पकड़े हैं। क्यों हाथ पकड़े थे? क्योंकि हमारे भारत की कंपनी ने, खत्म कर रहे हैं, 400 हवाई जहाज अमेरिका से खरीदे और 400 हवाई जहाज फ्रांस से खरीदे। हमको क्या मिला? आपको क्या मिला? हमको और आपको मिला ठेंगा। फ्रांस को क्या मिला? 10 लाख नौकरी। अमेरिका को क्या मिला? 10 लाख नौकरी। मतलब उनको नौकरी मिले तो हमारे मोदी जी गदगद होते हैं और अपनी फोटो खिंचवाते हैं, और हमारे बच्चे की नौकरी लेकर के, हमारे बच्चों को अग्निवीर बना करके, हमारे तमाम कारखानों को बेच करके उनको चैन नहीं आती, कहते और बेचेंगे और बेचेंगे। अभी तो कम बेचा है, अभी तो तुम्हारा खेत बेचेंगे, अभी तो तुम्हारी फसल बेचेंगे, अभी तो तुम्हारा पहाड़ बेचेंगे, अभी तो तुम्हारा गांव बेचेंगे, अभी तो तुम्हारा समूचा देश बेचने का काम करेंगे। मौका दो, सब कुछ बिकेगा। कौन बचाएगा? कौन लड़ेगा? आपको लड़ना होगा। इस देश के मजदूर, किसान और महिलाओं को लड़ना होगा। जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ा, उनको आज एक बार फिर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। 8 महीने के बाद पहली लड़ाई है, यानी वनडे मैच, और 12 महीने के बाद टेस्ट मैच है, 5 डे मैच। आपको वनडे मैच भी जीतना है, लाल झंडे को जिताना है, और 1 साल के बाद
5 डे मैच भी जीतना है, लाल झंडे को जिता करके ये मोदी को, ये गहलोत को, ये दोनों पार्टियां जो बड़े बड़े पैसे वालों को ही मोटा करना जानती हैं, इनको हटा करके अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए आपको ये काम करना होगा। ये लड़ाई पूरे देश में चलेगी, लोग इकट्ठा हो करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप देखिए इन पार्टियों ने कभी भी 30%, 35% से ज्यादा वोट नहीं लिया है। 30% वोट लेकर के, 35% वोट लेकर के ये हमारे और आपके ऊपर राज कर रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि 70% जनता, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, छात्र सब खड़े होकर के इनको हराने का काम करे तो 70% की जीत होगी और 30% कूड़े के डब्बे में जाएगा। ये हमारा और आपका काम होना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड सुभाषिनी जी, काफी विस्तार से अपनी बात को रखा, तमाम मुद्दों को छूते हुए। अब मैं हमारी सभा के अंतिम वक्ता और हमारे संघर्षों के नेतृत्वकारी साथी, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राजस्थान के सेक्रेटरी, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथी अमराराम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। साथी अमराराम जी, कॉमरेड अमराराम संघर्ष करो, कॉमरेड अमराराम को लाल सलाम। अमराराम जी। आज की इस जन अधिकार महारैली के महासभा में उपस्थित अध्यक्ष मंडल, सुभाषिनी, वासुदेव जी, मंचस्थ नेतागण और पूरे आए हुए भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो उन तमाम साथियों को जिन्होंने पिछले एक पखवाड़े तक गांव-गांव और शहर के एक एक मोहल्ले में जाकर जनता की इन समस्याओं के लिए जनता के बीच में जाकर आपके बीच में आह्वान किया, उनको भी धन्यवाद। और जिस भारी संख्या में पूरे जिले भर से आप आए हैं, इसके लिए भी मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों ने बहुत विस्तार से आपके बीच में बातें रखी है। आज पहले शीतलहर आई, क्योंकि राजस्थान में 33 जिलों में सबसे ज्यादा शीत -4 डिग्री तक सीकर जिला की फसलों को तबाह करने का काम किया। 26 जनवरी को इसी मंडी में एक ट्रैक्टर रैली देकर सीकर के किसानों ने पाले से नष्ट हुई फसल का स्पेशल गिरदावरी करा करके मुआवजा देने का मांग की। सरकार ने स्पेशल गिरदावरी भी करा ली। गिरदावरी खराबा भी हो गया, लेकिन आज की तारीख तक सीकर और राजस्थान के किसान का एक नया पैसा भी उसका मुआवजा किसान के खाते में नहीं आया। दूसरा, जो फसल पिछली जो खरीफ की फसल थी, जिसकी बहुत से साथियों ने खड़े होकर सीकर जिले में क्रॉप कटिंग करवाई, जिस फसल बीमा का साफ प्रावधान है कि क्रॉप कटिंग होने के 45 दिन बाद जिस भी किसान का फसल बीमा का मुआवजा बनता है, क्लेम बनता है, वो 45 दिन बाद किसान के खाते में पड़ जाना चाहिए। लेकिन 4 महीने बाद आज तक भी उस फसल बीमा का क्लेम नहीं आया है। मैं आपसे निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि अभी जो शीतलहर से नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हुई है और अब जो गर्मी तबाह कर रही है, और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार बिजली नहीं देके उन फसलों को जलाने की कोशिश कर रही है, इसकी भी क्रॉप कटिंग
निश्चित रूप से मांग में रखा है, लेकिन केवल मांग से नहीं, निश्चित रूप से हर पटवार हलके में जिस भी फसल की क्रॉप कटिंग होती है, हमारे साथियों की जिम्मेदारी है कि उस किसान के खेत में सही क्रॉप कटिंग हो। और जिला प्रशासन और राजस्थान की सरकार से भी निवेदन है, जो 16 साल से आपके कारिंदू ने, इस देश और प्रदेश की सरकार ने यहां के किसान का प्रीमियम काट के साल में 2 दफे बेचते हैं, उनको नया पैसा भी नहीं दिया। उसका पैसा लेने का काम, क्रॉप कटिंग सही करा करके पूरा मुआवजा लेने का काम इस जिले का किसान और आम जनता करेगी। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है वो मांग पत्र के माध्यम से लेने के लिए आए, चाहे वो सवाल राशन का है। अरे अभी देश की मोदी सरकार ने 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं बाजार में डाला है, लेकिन 10 किलो मिलता था, वो 5 किलो मिलेगा। क्यों भाई? और जो लूट हो रही है, जो महंगाई के नाम से, आप अंदाजा करिए, जब मोदी आया था पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए का टैक्स था, वो आज की तारीख में 33 रुपया है। किस पे पड़ता है? सबसे ज्यादा किसान पे और आम जनता पे, क्योंकि किसान बुआई से लेके निकालने तक डीजल काम में लेता है। 3 से 33, और वही हाल राजस्थान की सरकार का है। और मोदी जी ने जो अंबानी, अडानी और टाटा बिरला पे कॉर्पोरेट टैक्स तो 35% था, उसको 10% कम करके 25% कर दिया। टैक्स लगना चाहिए, लेकिन अमीरों पे बढ़ना चाहिए, और आम आदमी पे इस महंगाई का टैक्स 33 से 3 होना चाहिए। एक तरफ आम जनता की टैक्स से जेब काटने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमीरों को और अमीर करने के लिए 35% टैक्स था, वो अपने यारों का 25% करके उनको छूट देने का काम करते हैं। न केवल छूट देने का काम करते हैं, अभी देश की संसद में पिछले 5 साल में उन्हीं का जिनका टैक्स कम किया, उनको 10 लाख करोड़ रुपए का छूट किया है, कर्जा माफ किया है। और हमारा कृषि का बजट कम, अभी सुभाषनी जी बता रही थी, नरेगा का बजट कम, खाद की सब्सिडी कम। इसका मतलब हर मार देश के किसान और मजदूर और आम जनता पे पड़ेगी। इसलिए आज ये जो सवाल है, क्या हालत है आज प्याज की? अरे मैं धन्यवाद दूंगा अगर सरकार खरीदती। ये देश में पहली सरकार है केरल की, जो केरल में होने वाली हर सब्जी के लिए एमएसपी घोषित करती है। न केवल घोषित करती है, बल्कि किसान से खरीदती है, और आम जनता को उसी भाव पे पूरे केरल में वितरण करने का काम करती है। क्या राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती? आज प्याज खरीदे, लागत से मुनाफा जोड़ करके प्याज खरीदे। राजस्थान के हर पंचायत में डीलर है, हर म्युनिसिपैलिटी के वार्ड में डीलर है, वो खरीद करके राशन के माध्यम से उस जनता को दे। आज क्या हालत है? किसान का प्याज 3 और 4 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है, और अगर सब्जी के लिए खरीदने जाता है तो 12 से 15 रुपए मिलता है, 20 भी है। तो ये सरकार, अरे जब केरल की सरकार कर सकती है, वहां की सब्जियों की कीमत लागत और मुनाफा जोड़ के खरीदती है और आम जनता को उसी भाव पे देती है, तो क्या राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती? यह आज न केवल ये करती है केरल की सरकार, बल्कि जो चावल खाता है वहां का आम नागरिक, जो देश की सरकार जितनी एमएसपी घोषित करती है, केरल के किसान जो चावल पैदा करता है एमएसपी से 900 रुपया प्रति कुंटल
किसान को अधिक भाव देती है। केवल एक सरकार है देश में जो किसान के कर्जे के लिए कानून लाके कर्जा मुक्ति बोर्ड बनाती है, और जो भी कोई किसान कर्जे में फंसता है वहां दरखास्त देता है, उसकी कोई सरकार आ जाए वो कानून जब तक रहेगा उस किसान का कर्जा माफ करने का काम केरल की कोई भी सरकार होगी उसको करना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, भाषण केवल भाषण करने के लिए नहीं आए, क्योंकि यह अभियान केवल सीकर में नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इन सरकार की जन विरोधी नीतियां और बड़े बड़े कंपनियों को मालामाल करने की जो नीतियां बनाई है, निश्चित रूप से पूरे देश में इस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभियान चलाया है। और केवल अभियान ही नहीं चलाया है, केवल ज्ञापन ही नहीं देंगे, पूरे देश का किसान मजदूर, चाहे ठेका मजदूर है, चाहे नरेगा मजदूर है, चाहे कारखाने का मजदूर है, चाहे वो किसान है, पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस देश का मजदूर और किसान एक साथ मिलकर उस मोदी का गला पकड़ने के लिए 5 अप्रैल को देश की संसद को भी घेरने का काम करेगा। नोट कर ले, क्योंकि पिछले 1 साल में जो इस देश के किसान ने, मजदूर ने एकता बनाई थी, अब पेट में दर्द हो रहा है इस एकता से। उस एकता को जाति के नाम से कोई किसी जाति का महाकुंभ, एक एक जाति का महाकुंभ करने का काम करोड़ों रुपया देकर वही अंबानी और अडानी जो इस मोदी के राज में दुनिया का 3रे नंबर का अमीर बन गया, वो इस देश के किसान और मजदूर जो इन नीतियों से नौजवान सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, उनकी एकता को छिन भिन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं करने देंगे, यही आज की वो है। इसलिए मेरा आपसे ये तमाम मांगे जो साथी किशन जी ने आपके बीच में पढ़कर सुनाई, आज आप सबसे मेरा निवेदन है कि बहुत बातें करने की जरूरत नहीं है, एक क्रॉप कटिंग निश्चित रूप से आपको करानी सरकार से। ये भी हम, क्योंकि दोनों सरकारों का प्रतिनिधि जिला कलेक्टर, पूरा प्रशासन किसान की सुध लेने के लिए नहीं है, वो तो पूरा प्रशासन खाटू श्याम जी की व्यवस्था में लगा हुआ है। लेकिन हम कहना चाहते हैं उन जनप्रतिनिधियों से भी, अरे आज यहां का किसान लूट रहा है, एक प्रतिनिधि जो वोट लेकर के संसद में बैठा है वो कलेक्टर से मांग खरीदने की करता है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, 8 के 8 विधायक गहलोत के पास बैठे हुए हैं। क्या हालत है सीकर जिले की, नीम का थाना से लेकर दातारामगढ़ तक। 75 साल की आजादी के बाद पीने का पानी गर्मी शुरू होगी 500 और 600 रुपए टैंकर का देकर ले पीना पड़ेगा। और गहलोत साहब कह रहे हैं पानी फ्री है। अरे किस जगह फ्री है? अभी तरह तरह से गांव में पाइप गाड़े जा रहे हैं, ट्यूबवेल सूखा है, ठेकेदार करोड़ों रुपया ले जाएगा, लेकिन घर के पास नल जरूर लगा रहे हैं लेकिन पानी नहीं आएगा। न नीम का थाना में आएगा, न खंडेला में आ रहा, 7 दिन पानी मिलता है, न श्री माधोपुर, न दातारामगढ़ और सीकर के भी ये 12 पंचायत आज टैंकर लेके पानी लेना पड़ता है। ये सरकार तो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से ये जो मांग पत्र दोनों सरकारों के लिए है, क्या आप सब सहमत हैं? केवल बात नहीं, वहां चलकर उनका दरवाजा ठोक करके दे तो साथ सब हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करते हैं। पीछे तक तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम केवल भाषण करने नहीं आए, हमारा हक जो बनता है, चाहे वो राशन का है, चाहे फसल खराबे का है, चाहे बीमा क्लेम का है, चाहे बिजली का सवाल है। अरे हमारे लिए बिजली नहीं, कोयला वो ले रहा है। आज बजट आपने बढ़ाओ देखा हो,
हालत है। अरे इस सूर्य की रोशनी से राजस्थान की धरती पे 21,000 मेगावाट बढ़ती है और बजट में गहलोत साहब ने घोषणा की है अगली साल 10,000 मेगावाट और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि 30,000 मेगावाट केवल सूर्य की रोशनी से बनेगी। 21,000 बन रही है। 11,000 मेगावाट कोयला, पानी, गैस से बनती है। 3 गुनी बिजली बनती है, लेकिन गांव और किसान के लिए नहीं है। कल कह रहे थे हमारे एससी साहब 2-3 यूनिट बैठी हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। शाम को बिजली रोटी के वक्त जाती है और सोने के बाद आती है। ये जो हालत, इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इन मांगों के लिए हम उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, संसद और विधानसभा चल रही है, तो आपको भी गांव में घुसने के लिए नहीं आने देंगे उसको पकड़ने का काम। क्योंकि असली हमारे गुनाहगार वो हैं जो हमारे वोट से चुन के गए। और कोई भी मतदाता, किसान, मजदूर, नौजवान के अलावा कोई भी अपने घर के वोट से नहीं चुन के जाता है। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन करते हुए, बहुत आपने काफी समय से सुन रहे हैं, हर मांग जो रखी है उसके लिए सभी अभी आगे आगे बैनर होगा, नेता होंगे और तमाम साथी उसके साथ साथ नारे लगाते हुए जिला कलेक्टर तक चलेंगे और उनको हमारा ज्ञापन भी देंगे। और आगे जब भी अगर ये खरीद शुरू नहीं की, मुआवजा नहीं दिया, तो इन प्रतिनिधियों को बैठने देंगे और नए प्रशासन को आराम से ठंडी छाया में बैठने देंगे। ये प्रण करके यहाँ से जाएंगे। निश्चित रूप से आपको बधाई, धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष मंडल की तरफ से आपको भी धन्यवाद देंगे। उसके बाद सभी साथी 10 मिनट के लिए पानी पेशाब करेंगे और फिर यहाँ से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट तक हम सब चलेंगे और फिर वहां से वापस लौट करके अपने अपने साधन से अपने स्थान की ओर जाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी अमराराम जी। अभी तमाम साथियों से निवेदन है कि सभी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक चलेंगे और हमारा ये जो मांग पत्र है, ये मांग पत्र हम